इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा एडीए मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को। अभी रिसेंटली 9 अगस्त को हरियाणा एडीए मेंस एग्जाम होके चुका है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए थी, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर दोज जिन्होंने अभी एग्जाम लिखा है, जो कि आप लोग अपना कंपेयर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर करे और क्या क्या चीजें मिस करी। एंड साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अब हरियाणा एडीए नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे हरियाणा एडीए मेंस एग्जाम बेस्ड है और किस तरीके से आपको उन्हें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, जिन्हें नहीं पता, हरियाणा एडीए मेंस एग्जाम बेसिकली इसके अंदर लॉ पूछा जाता है, सिर्फ लॉ आता है। लॉ के अंदर 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आ जाता है आपका तीनों क्रिमिनल लॉज, देन सीपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। ये टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 सब्जेक्ट से ही पेपर बनता है। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे लास्ट जो पेपर हुआ था उसके अंदर 18 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें चॉइस दी गई थी। 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, विच मींस पूरा पेपर ये 150 नंबर के अंदर डिवाइडेड है। सो 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस इनटू 10 मार्क्स। इस बारी 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन टोटल 4, मैं बता देता हूं आपको, सेकेंड। देखिए, टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं इनटू 10 मार्क्स, विच इज 150 मार्क्स। सो टोटल 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। और इस बार जो आया था ये 2026 का, जो अभी 9 अगस्त को जो पेपर होके चुका है, इसके अंदर 15 में से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। टोटल इसका मतलब हो गया 8 क्वेश्चंस इनटू 5 मार्क्स, ठीक है। सो बेसिकली थे तो 15 ही, पर 4 में 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो टोटल 19 क्वेश्चंस आए एक तरीके से। 11 क्वेश्चन से 10 नंबर के और 4 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन से 5-5 नंबर के। 11 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, ठीक है, और 8 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 150। तो अच्छा खासा लेंदी पेपर था, क्योंकि 19 क्वेश्चन एक तरीके से अटेम्प्ट करने थे, है ना। तो इट टेक्स टाइम। सो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं करे, उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग है कि वो 15 के 15 मतलब सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो कभी भी मेंस एग्जाम आप किसी भी स्टेट का आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई प्रोसिक्यूटर एग्जाम ही क्यों ना हो, जरूरी है कि आप उसके मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। एंड लेट मी टेल यू, इन 15 क्वेश्चन जो यहां पे पूछे गए हैं, जो एक्चुअल में इन टोटल तो वैसे 19 क्वेश्चन है, बट 15 क्वेश्चंस, क्योंकि नंबरिंग तो 15 ही है, तो 15 क्वेश्चंस के अंदर लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस हमारी डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में से पूछे गए थे। तो ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सभी इंपॉर्टेंट था। देखो, मेंस एग्जाम में फिर भी पॉसिबल होता है कि क्या पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसको थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा? प्रीलिम्स तो इतना वाइड एरिया हो जाता है कि प्री में तो आप कुछ भी पूछोगे, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। टेस्ट सीरीज सिर्फ हेल्प करती है आपकी टाइम मैनेजमेंट में, प्रैक्टिस करने में, पर टेस्ट सीरीज से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि एट टाइम्स बहुत बार देखा गया है कि मेंस की टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अब जिन्होंने जुडिशरी प्रो की टेस्ट सीरीज सॉल्व करी होगी, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर हुआ होगा, क्योंकि 8-9 क्वेश्चंस आप सोचो ना, 80-90 150 में से 50% से भी ज्यादा क्वेश्चंस वो टेस्ट सीरीज जिन्होंने प्रॉपर्ली उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, जिन्होंने आप उन क्वेश्चंस को क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो उनके लिए कितना आसान हो जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करना। एनीवेज, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ हरियाणा एडीए के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आने वाले किसी भी प्रोसिक्यूटर एग्जाम या जुडिशरी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन 15 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ग्रे एरिया से पूछा हो। सबके सब फोकस एरिया से, सबके सब इंपॉर्टेंट एरिया से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर डेफिनेटली पेपर कंप्लीट करना टाइम में वो मुश्किल होता है। ये वीडियो लंबी रहने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस रखना और एक एक करके इसको समझते चलना, अपने नोट्स बनाते चलना। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? जब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम अंडर सेक्शन 55
सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। देखो हरियाणा एडीए के अंदर सभी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर सब में केस लॉस पूछते हैं, तो आपके पास हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का केस लॉ याद होना जरूरी है, अदरवाइज उसके मार्क्स कटेंगे। देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहां डिफाइंड है, रेसिप्रोकल डिफाइंड है 2F के अंदर। क्या होता है, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखो इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल जुडिशरी प्रो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे शेयर कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, देख लेना सभी पॉइंट्स, ठीक है। अभी समझने पे ज्यादा ध्यान दो। अच्छा, इसमें अब एक तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूछा, ठीक है, दूसरा पूछा है what will be the consequence if there is any failure to perform the contract under section on time under section 55। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के प्रोविजंस कहां दे रखे हैं, सेक्शन 51 से लेकर के 54 तक, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस 51 से 54 तक दे रखा है। और अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको जो भी हमने टाइम फिक्स किया था उस टाइम पे उसको परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ है तो फिर उस केस में सेक्शन 55 अप्लाई हो जाता है, उसका कॉन्सिक्वेंस 55 में मिलता है। 55 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, ये सब मैंने आपको यहां पे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। 55 ये कहता है पैरा, अब देखो 55 पैरा 1 2 3 तीन पैराज में डिवाइडेड है, जहां कहता है टाइम एसेंस है एंड पार्टी फेल्स टू परफॉर्म विद इन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। ये सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि अगर टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ तो जिसकी जो बेसिकली विक्टिम रहा उस कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होना था, टाइम पे परफॉर्म होना था, आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो मैं विक्टिम हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइडेबल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, मैं चाहूं तो इसको एनल कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, रेपुडिएट कर सकता हूं, या फिर मैं वेट भी कर सकता हूं, चल कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम एक्सटेंड कर दूं कि कोई बात नहीं, आप इसको थोड़े टाइम और ले लो और उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर टाइम एसेंस नहीं था, टाइम एसेंस मतलब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था, तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। प्रोमिसी प्रोमिसार को बोल सकता है कि भाई तू देख अपना टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉमिस, तो तू जो है ना मुझे कॉम्पनसेट कर। तो प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन इफ टाइम इज नॉट एसेंस। टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, सब वो 5 तारीख को परफॉर्म करना था, नहीं किया, और 2-4 दिन 10 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, पर प्रोमिसी के पास यहां पे राइट है कॉम्पनसेशन क्लेम करने की, ठीक है। सो टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, टाइम ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा बट कॉम्पनसेशन पॉसिबल है, ठीक है। रेस्ट आप एक बार सेक्शन पढ़ेंगे 55 समझ में आ जाएगा। यहां पे आप लीडिंग केस है गोमती पिल्लाई वर्सेस पलानी स्वामी नादर, टाइम नॉट ऑर्डिनरली एसेंस इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम सेल करते हैं वहां पे टाइम एसेंस नहीं माना जाता है, पर टाइम एसेंस बनाने के लिए बेसिकली अगर आप एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो ना कि जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में करते हैं, एग्रीमेंट कोई भी राइटिंग में होता है, तो उसके अंदर हमें लिखना चाहिए कि भाई देखो ऐसा टाइम में परफॉर्म, प्रोमिसी कोई एक टर्म इंक्लूड करानी चाहिए कि प्रोमिसार यू हैव टू कंप्लीट दिस, परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन लिखने से टाइम एसेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो हो ही गया, पर प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। कोर्ट के पास जब कभी कोई केस जाएगा तो कोर्ट इस चीज को जरूर कंसीडर करता है कि देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी हुआ था, बट क्या लिख देने से टाइम एसेंस हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे टाइम एसेंस नहीं होता, पर फिर भी हमें हमेशा एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, जो एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग होती है उस एग्रीमेंट के अंदर हमें इस टर्म को जरूर ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलो एनीवेज, coming to the next question, question number 2, distinguish between provisions section 73 and 74 of contract है, what are the principles laid down by the court for determination of market price and contract price, what are the fundamental principles measure of damages under Indian contract discussed with the help of case laws। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पूछ रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 73 74 में क्या डिफरेंस है। 73 बेसिकली कब लगता है, जब डैमेज, सपोजिटली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसको ब्रीच कर दिया, मैं आपके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा, कॉम्पनसेशन कहां पे मांगूंगा 73 में, लेकिन अगर वो अमाउंट लिक्विडेटेड है, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ था कि अगर मैंने या आपने उसको परफॉर्म नहीं करा, ब्रीच किया, तो दूसरे को वो बंदा 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन देगा। मतलब आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से डैमेजेस प्री डिटर्मिन्ड है, प्री डिटर्मिन्ड मतलब पहले से लिखे हुए हैं
इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड है। पहले से अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं तो सेक्शन 74 लग जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होता, मतलब लिखा नहीं होता है। कोर्ट उसको बाद में फाइंड आउट करती है। वो फाइंड आउट कैसे करती है? कॉन्ट्रैक्ट मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज योर लॉस, एंड जितना लॉस उतना कॉम्पनसेशन। सपोज ये पेन मैं आपको 100 रुपीज में दे रहा था, ठीक है, 100 रुपए में मुझे पेन देना था, मैंने आपको नहीं दिया, ठीक है, अब मैंने ब्रीच कर दिया, आप मुझसे कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं, तो कॉम्पनसेशन कितना होगा? जितना आपका लॉस होगा। कॉम्पनसेशन का सिंपल रूल है, कॉम्पनसेशन इज फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता तो वो ब्रीच हो जाता है, तो उससे जो भी लॉस होता है उसका कॉम्पनसेशन होता है। अगर लॉस ही नहीं हुआ तो कॉम्पनसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये 100 रुपए का पेन जो मैं आपको दे रहा था मार्केट में 120 में मिल रहा था आपको, तो एक्चुअल में आपका लॉस कितना हुआ? सिर्फ 20 रुपए का तो हुआ, तो 20 रुपए का कॉम्पनसेशन हो जाएगा। यही है मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस हमेशा जो ओपन मार्केट है, नॉट ग्रे मार्केट, जो भी ओपन मार्केट है वहां पे जहां पर भी आपको वो सामान एक स्टैंडर्ड प्राइस पे मिल रहा है वो मार्केट प्राइस माना जाता है। क्योंकि वैसे तो ये हो सकता है यही सेम पेन कोई 120 का दे रहा हो, 120 का दे रहा हो, कोई 150 का दे रहा हो, कोई 200 का भी दे रहा हो, पर अगर 120 वाला बंदा जेन्युइन है, ओपन मार्केट में मिल रहा है, तो 120 कंसीडर किया जाएगा। जो लोएस्ट मार्केट प्राइस होगा उसके बेसिस पे आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ, अच्छा इसमें पूछ रहा है मेजर्स टू डिटरमिन द डैमेजेस। अब यहां पे थ्योरी ऑफ क्वांटम मेरिट आ जाता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आ जाता है, स्पेशल डैमेज की थ्योरी आ जाती है, हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको, हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल तो लीडिंग केस है, ये सब चीजें आपको इसके अंदर लिखनी होंगी। ये पॉइंट्स आप देख लेना मोटा मोटा जो है मैंने आपको बताया 73 74 के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी लिटिल क्विक, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, देन बहुत डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, एंड रेस्ट आप इनके पॉइंट जरूर कवर कर लेना, देख लेना एक बार पीडीएफ से। जैसे मैंने आपको बताया जुडिशरी प्रो के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, एक दो क्वेश्चन तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट के, एक क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का सेल ऑफ गुड्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अब बड़ा ही सीधा क्वेश्चन, कंडीशन वारंटी अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। इंप्लाइड कंडीशन वारंटी भी पूछ रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स बाय विच पार्टीज टू सेल मे एक्सक्लूड लायबिलिटी फॉर इंप्लाइड टर्म्स अंडर सेल ऑफ गुड्स। देखो फिर से केस लॉ पूछ रहा है। अब देखो कंडीशन एंड वारंटी कहां दे रखा है? सेक्शन 12 के अंदर कंडीशन और वारंटी डिफाइंड है। कंडीशन, जब हम कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, उसके अंदर हम जब टर्म्स लगाते हैं वो टर्म्स या तो कंडीशन हो सकती हैं या तो वो वारंटी हो सकती है। कंडीशन वारंटी में क्या फर्क है? जब कोई टर्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो उसका अगर वो टर्म परफॉर्म नहीं हुई तो पूरा मेन पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडीशन। पर अगर कोई टर्म इंपॉर्टेंट तो है पर वो मेन जो एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्जेक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट का, उसके पैरेलल है, मतलब अगर वो टर्म परफॉर्म नहीं भी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मीनिंगफुल रहेगा, तो उसको बोलते हैं वारंटी। मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स दी, मैंने कहा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वो ये करूंगा, ये आपको दूंगा, उसके साथ ये दूंगा, है ना। मतलब मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स लगा के दे दी कॉन्ट्रैक्ट में जब सेल कर रहा था। कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है, यूजलेस है, तो इसका मतलब वो कंडीशन है। और कुछ टर्म्स नहीं भी परफॉर्म हुई चल जाएगा, तो उसको बोलते हैं वारंटी। अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो आप मतलब बायर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, वो कह सकता है मेरे को आपसे सामान चाहिए ही नहीं। पर अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो वहां सिर्फ कॉम्पनसेशन के रूल्स होते हैं, वहां पर रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। ये सब चीजें आपको सेक्शन 12 में मिल जाएगी, ठीक है। 12(2) में कंडीशन डिफाइंड है और 12(3) के अंदर वारंटी डिफाइंड है। ये कोलेट्रल होता है, जैसे मैंने बताया, पैरेलल टू द मेन पर्पस, और ये क्या, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंडीशन को वेव किया जा सकता है, बायर कहता है चल कोई बात नहीं, कंडीशन की ब्रीच हुई है तो क्या हो गया, मैं रख लेता हूं सामान को, तो कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पर बायर ये बोल सकता है कि जो मुझे नुकसान हुआ है तेरी कंडीशन की ब्रीच से, मैं इससे कॉम्पनसेशन ले लूंगा। चाहता था वो रेप्यूडिएट कर सकता था, पर ये उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो रेप्यूडिएट नहीं करना चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर ले। पर अच्छा, क्या वारंटी को कंडीशन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंडीशन को वारंटी बनाया जा सकता है, पॉसिबल अंडर सेक्शन 13, पर वारंटी को कभी कभी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इंप्लाइड कंडीशन पूछ रहा है। इंप्लाइड कंडीशन वारंटीज कौन सी होती है? इंप्लाइड मतलब जो हर सेल के अंदर, सेल ऑफ गुड्स के अंदर, जब भी आप सामान को बेचोगे, सेल ऑफ गुड्स करोगे, वहां पे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि इनबिल्ट आती हैं। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट सेक्शन 14 में आपको मिल जाएगी। बेसिकली तीन है, 14A, 14B एंड 14C, तीन है। ठीक है, दो वारंटी है, एक कंडीशन है। इंप्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल, हमेशा सेलर जो सेल कर रहा है उसका टाइटल गुड टाइटल है, ये हमेशा इसकी इंप्लाइड कंडीशन होती है। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अब ये सेक्शन 15, 16(1), 16(2) और 17 ये पढ़ लेना, ये सब इंप्लाइड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, और इंप्लाइड वारंटी में क्या आ जाता है? इंप्लाइड वारंटी में जैसे मैंने बताया 14B, 14C एंड 14(3), ठीक है, 16(3) सॉरी, ये सब आ जाती है इंप्लाइड वारंटी के अंदर। अच्छा, एक्सप्रेसली अगर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि क्या आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर सकते हो? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं कि मैं बायर सेलर को इन लाइबिलिटी से मुक्त करता है, वेव करता है, तो वो सब चीजें रेपुडिएट हो जाएंगी। उस चीजों के ऊपर कभी भी केस फाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेलिस वर्सेस प्रैट लीडिंग केस है, फाउंडेशनल केस, डिस्टिंग्विशिंग कंडीशन एंड वारंटी, यही है, कुछ नहीं, जो बताया मैंने आपको। जो मेन पर्पस के ऊपर रिलेटेड है, जो मेन पर्पस से कनेक्टेड है टर्म, उसको कंडीशन बोलेंगे, और जो कोलैटरल है, पैरेलल है मेन पर्पस के, उसको वारंटी बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये पार्टनरशिप का, तो एक क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स का हो गया, एक क्वेश्चन मिलेगा पार्टनरशिप का। अब देखो यहां क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ratification of partners act admission made by partner and effect of notice of an active partner. What would be the liability of firm for misapplication of money or property by a partner? Substantiate your answer with the help of case law. एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको इंप्लाइड अथॉरिटी बतानी है। इंप्लाइड अथॉरिटी सेक्शन 18, 19 में मिलती है पार्टनरशिप एक्ट में। 18 क्या कहता है? पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। और 19 क्या कहता है? एक्ट ऑफ पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ फर्म। तो अगर पार्टनर कुछ करता है, वो पूरी फर्म को बाइंड कर देता है। ठीक है, ओके, मैटर्स नॉट विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी, submit dispute to arbitration for open bank account in own name, compromise, relinquish claim, withdraw suit, admit liability in a suit, acquire, transfer immovable property on firm's behalf, enter into partnership on behalf of firm। कह रहे ये सब चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती किसी भी पार्टनर की। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब ये तो मैं ऑथराइज्ड हूं, इन चीजों के लिए तो माना जाएगा कि मैं ऑथराइज्ड हूं, पर इन चीजों के लिए माना नहीं जाता। अच्छा, जो पार्टनर्स हैं, by contract extend or restrict implied authority, restriction not binding on third party without notice and knowledge। अगर सपोज करो मैं और आप पार्टनर्स हैं, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टनरशिप डीड में ही आपकी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर दिया कि आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी और ज्यादा है, अब ये काम भी कर सकते हो, आप अपने नाम से अकाउंट भी खोल सकते हो, ठीक है, आप फर्म को भी बाइंड कर सकते हो, आप मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके स्कोप में नहीं आती हैं वो भी कर सकते हो। ऐसे किया जा सकता है। ऐसी जो आपके स्कोप में आती है मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन थर्ड पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई ना नोटिस है, उसको कोई ना नॉलेज है। हाँ, अगर ये चीज मैंने नोटिस दे दी पहले ही थर्ड पार्टी को कि भाई देखो हमारे बीच में ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हो रखा है, ये वाला पार्टनर इन चीजों के लिए ऑथराइज नहीं है, तो फिर उस केस में थर्ड पार्टी भी बाउंड हो जाएगी उस डीड से, उन टर्म्स से जो पार्टनर्स के बीच में। ये लिखा ना यहाँ पे, विदाउट नोटिस एंड नॉलेज, पर अगर नोटिस या नॉलेज है थर्ड पार्टी को तो वो भी उससे बाउंड है। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें रेटिफिकेशन, एडमिशन, नोटिस के ऊपर पूछा है, सेक्शन 22, 23, 24 है। रेटिफिकेशन क्या होता है? जब मैंने सपोज मैं और आप पार्टनर्स हैं, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि आपकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, पर फर्म ने उसको रेटिफाई कर दिया, हम दो ही पार्टनर्स, हम दोनों ने मिलकर उसको रेटिफाई कर दिया, चल कोई बात नहीं, कर दिया, तो एक तरीके से माना जाएगा उस काम को करने की आपके पास पहले से ही अथॉरिटी थी। इवन दो आपने अनऑथराइज काम किया, पर फिर भी क्योंकि रेटिफाई हो चुका है तो माना जाएगा कि पहले से ही अथॉरिटी थी। ये सेक्शन 22 है। 23 में क्या? एडमिशन।
अगर एक पार्टनर कोई चीज एडमिट कर लेता है, वो माना जाता है पूरी फर्म ने एडमिट करी है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज एडमिशन ऑफ फर्म। एंड 24 है नोटिस के ऊपर। अगर एक एक्टिव पार्टनर को, अब देखो यहां पे दो पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। अगर एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया जाता है, किसी ने भी नोटिस दे दिया एक्टिव पार्टनर को, माना जाता है कि पूरी फर्म के पास वो नोटिस है। ये नहीं 5 पार्टनर्स है तो 5 के 5 को नोटिस दोगे, एक पार्टनर को दे दो, सफिशिएंट है कि सबको नोटिस मिल चुका है, पर वो एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। ये सेक्शन 24 में पूछा गया है। तो ये सब आपको यहां पे मेंशन करने थे, ठीक है। अगर पार्टनर्स मिस एप्लीकेशन करता है फंड्स का, तो सेक्शन 25, 26 एंड 27 अप्लाई हो जाता है। ये आप एक बार रीड कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या पूछा गया था। अच्छा, अब आ गया बीएनएस का क्वेश्चन, जो हमारा पहले आईपीसी हुआ करता था। एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली प्रॉपर्टी का पूछ रहा है अंडर बीएनएस। What are the principles laid down by the Supreme Court for right of self-defense in relation to the settled possession of land in Puran Singh versus State of Punjab? What are the provisions applicable to doctrine of retreat? Doctrine of retreat भी पूछ रहा है। अब बेसिकली 3 चीजें पूछ रहा है। एक तो पूरन सिंह में क्या बोला, दूसरा प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का क्या होता है, और तीसरा ये पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बॉडी को या किसी और की प्रॉपर्टी या किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की राइट है मेरे पास। अगर मैंने कुछ भी किया अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो माना जाता है दैट इज नो ऑफेंस। कहां दे रखा है, सेक्शन 34 में दिया हुआ है। सेक्शन 34 ये बोलता है बीएनएस का, नथिंग डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एन ऑफेंस। बस ठीक है, नथिंग डन इन द प्राइवेट डिफेंस इज एन ऑफेंस। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस किस चीज के लिए होता है, टू डिफेंड ओन बॉडी ओन प्रॉपर्टी, अदर्स बॉडी अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, सबके लिए आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के कौन से ऑफेंसेस, अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, ट्रेसपास, ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड ट्रेसपास, इन सब के लिए, या इनकी एग्रावेटेड फॉर्म्स के लिए भी, जैसे थेफ्ट, रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म क्या होता है, इनका एग्रावेटेड फॉर्म जैसे हो गया डेकोइटी, डेकोइटी के लिए भी यहां पर डिफेंस मिल जाएगा। अब एक्सटॉर्शन नहीं लिखा हुआ, तो एक्सटॉर्शन के केस में प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। क्यों, वहां पे टाइम होता है कि आप पब्लिक हेल्प ले सकते हो, पब्लिक रिकोर्स ले सकते हो, मतलब पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हो, जैसे पुलिस से जाके हेल्प ले सकते हो। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, पैसे दे दियो नहीं तो तेरे को मार दूंगा, अभी कोई ना मार रहा है तो टाइम है ना आपके पास, आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। तो देयरफॉर देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस अर्जेंट केसेस में मिलता है, ठीक है, टू डिफेंड। प्रॉपर्टी का पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 41, 42 एंड 43 अप्लाई होता है, ठीक है। डेथ कब कॉज कर सकते हैं, डेथ के अलावा कब क्या हार्म कॉज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों लिखना पड़ेगा, कब ये स्टार्ट होती है और कब ये एंड होती है प्राइवेट डिफेंस। ये प्रॉपर्टी के हैं, प्रॉपर्टी के 41, 42, 43 याद रखना है इसको, ठीक है। 41, 42, 43 में क्या याद रखा है, प्रॉपर्टी वाले प्राइवेट डिफेंस। 41 में कब किन केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो, 42 के अंदर डेथ के अलावा कुछ और हार्म कर सकते हो पर डेथ नहीं कर सकते हैं। 43 कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के केस में स्टार्ट होती है और कब वो एंड होती है। ये तीनों सेक्शन आपको एक्सप्लेन करने चाहिए। 44 नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसी 34, 35 आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, 36, 37 नहीं भी करोगे चलेगा। अच्छा, पूरन सिंह का पूछ रहा है, पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेटल्ड पोजेशन का क्या मतलब है। तो बेसिकली पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में ये क्लियर किया था कि सपोज करो कोई एक ट्रेसपासर, सपोज आपकी प्रॉपर्टी पे मैंने कब्जा कर लिया और मैं उसके सेटल्ड पोजेशन में आ चुका हूं, मतलब आपको मैंने बाहर निकाल दिया और आप वहां से जा चुके हो, आपने आपकी इंटेंशन खत्म हो गई है उसको वापस लेने की, इन द सेंस कि अब आप उसको मतलब मेरे अगेंस्ट कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने दूसरे घर जाके सो गए, मतलब मैं सेटल्ड पोजेशन में आ चुका हूं। अब आप 5 दिन बाद 10 दिन बाद कुछ गुंडों के साथ मेरे पास आए कि जिससे कि अपना पोजेशन वापस ले सको, मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपको एक्सक्लूड करने की, क्योंकि मेरे पास सेटल्ड पोजेशन है, क्योंकि आप इस टाइम पे इलीगल कर रहे हो, ठीक है, मैंने भी इलीगल तरीके से एंटर करा प्रॉपर्टी में, पर आप जो कर रहे हो वो भी तो इलीगल है, तो इसलिए यहां पे प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है। तो यही चीज पूरन सिंह में क्लियर की गई थी कि एनीबडी हु इज हैविंग सेटल्ड पोजेशन इवन दो ही वाज अ ट्रेसपासर ही इज आल्सो हैविंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट जब सेटल्ड पोजेशन हो, हाँ सेटल्ड पोजेशन आया ही नहीं, अब देखो जैसे आपकी प्रॉपर्टी में मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं घुस नहीं पा रहा हूं,
आपके पास प्राइवेट डिफेंस है मुझे एक्सक्लूड करने की, और आपने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर उस केस में जो आपने किया, जिस भी तरीके से आपने अपनी प्रॉपर्टी बचाई, वो सब प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 34 में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर किसी तरीके से मैंने आपको बाहर निकाल दिया और खुद ही सेटल्ड पोजेशन में आ गया, तो फिर उस केस में सिंस आई एम नाउ हैविंग सेटल्ड पोजेशन, कल अगर आप कुछ गुंडों के साथ मेरे पास आओगे और मुझे बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो मैं भी प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता हूं, बिकॉज आई एम हैविंग सेटल्ड पोजेशन नाउ। ठीक है। देन एक ये पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट क्या होता है? दिस नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट मतलब कि अगर सपोज करो किसी पार्क में एक बंदा आया गन के साथ, ठीक है, और आपको बोला ये पार्क छोड़ के चला जा नहीं तो गोली मार दूंगा, दैट्स अ पब्लिक पार्क। मतलब आपके पास वहां से जाने का, रिट्रीट, वहां से जाने का ऑप्शन था, तो आपको वहां से चले जाना चाहिए था। ठीक है, अब वहां पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट। ये कुछ कुछ देशों में एप्लीकेबल है, ज्यादातर देशों में अप्लाई नहीं होता है। जैसे इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट नहीं लगता है। रिट्रीट मतलब अगर भागने का ऑप्शन है तो भागो वहां से, मतलब प्राइवेट डिफेंस मत लो। पर इंडिया में रूल क्या है कि अगर आप राइटफुली किसी जगह पे हो और प्राइवेट डिफेंस से आप अपने आप को बचा सकते हो, तो फिर उस केस में आपको भागने की कोई जरूरत नहीं, डट के आप उसको मुकाबला कर सकते हो तो मुकाबला करो, एंड आपका ये प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड होगा। तो सपोज वही जैसे अगर इंडिया की सिचुएशन है जहां पे एक गुंडा आया, बंदूक दिखा रहा है आपको, ठीक है, कि भागो यहां से नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, आप किसी तरीके से उससे वो गन छीन सकते हो, आप उसकी पिटाई कर सकते हो या उसको भगा सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। भागने का ऑप्शन है, पर नहीं भी भागोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। बस ये आपको एक्सप्लेन करना है, बस हो गया। अब देखो पेपर, देखो किस तरीके से बनाया हुआ है। ये पेपर है तो सारे इंपॉर्टेंट एरिया से, पर क्योंकि हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ तो है। इट कैन नॉट बी सेड कि यार ये बहुत सुपर इजी पेपर है। सुपर इजी कुछ नहीं है, इट इज नॉट एन इजी पेपर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है, और लेंदी बहुत है, क्योंकि सब चीजें आपको सीक्वेंस में लिखने के लिए टाइम चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए, और एट टाइम्स इतने टेक्निकल प्रोविजन पूरे के पूरे याद नहीं रहते हैं। पर ठीक है, जैसे प्राइवेट डिफेंस वाला तो क्वेश्चन इजी था, पर यही अब जो इंप्लाइड अथॉरिटी वाले प्रोविजंस की हम बात कर रहे थे, जहां पे 22, 23, 24 हमने पढ़ा, एडमिशन का, नोटिस का रूल है ना, 22 के अंदर रेटिफिकेशन का रूल, एट टाइम्स ये सारे सेक्शंस याद नहीं भी रहते हैं। पर हाँ, बट ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो सारा इंपॉर्टेंट एरिया से। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, स्टिल इट कैन नॉट बी सेड इट्स एन इजी एग्जाम। ठीक है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है। तो ऐसा सोचना कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है इस पेपर में, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने जिनसे बात करी, मैं बहुत से स्टूडेंट्स का, जिन्होंने खास करके उन्होंने जिन्होंने मॉक पेपर लिख करके प्रैक्टिस नहीं करी, उनके पेपर छूटे हैं। 15 क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे हैं जो कि अटेम्प्ट कर पाए हैं। यस, बहुत लोगों ने करा है, पर वही कर पाए हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है। ज्यादातर हो सकता है, यस, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं करा बट लिख लिया पेपर, पर ऐसे कम ही होते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, मेंस हमेशा लिख लिख करके ही होता है, पढ़ने से मेंस नहीं होता है। इन क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको भी आपको लिखना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप हरियाणा एडीए का पेपर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आपको कोई भी अगर लॉ के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई और प्रोसिक्यूटर एग्जाम हो, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सारे देखो ये सभी इंपॉर्टेंट एरिया से ही तो है, मतलब ग्रे एरिया से तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला अब तक तो हमें। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन बीएनएस का। मैंने कहा था ना 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर 2-2 पार्ट्स हैं, तो मतलब इन टोटल इसलिए 19 क्वेश्चन बन जाते हैं ये हमारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6A, P struck R on the head of a single blow with a piece of firewood. R fell down bleeding from nose and became senseless. P and his wife W thought that R was dead, and so they placed R on the wooden pyre and set fire to it, which caused R's death. Decide the liability of P and W, if any, while explaining the development of law in such cases under the statutory provisions of PNF. So basically क्या पलानी गोदान करके एक लैंडमार्क जजमेंट है, लिखा भी होगा यहाँ पे, ये रहा पलानी गोदान वर्सेस आई थिंक किंग एम्परर, 1919 की मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है ये, जहां पे बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ डेथ
के ऊपर आ जाता है, ये प्रिज्यूम डेथ के ऊपर आता है। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं एक सिचुएशन। सपोज एक्स वाई की पिटाई करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, डेथ नहीं कॉज करना चाहता, पिटाई करना चाहता था। एक्स ने वाई की पिटाई करी एंड वाई अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। एक्स को लगा ये बंदा मर चुका है। एक्स ने वाई को उठाया, ट्रेन ट्रैक पे जाके रखाया, जिससे कि उसको लोगों को लगे कि इसने सुसाइड किया। तो उसने एक्स ने वाई को डेड मान लिया था, ठीक है, और उसकी डेथ नहीं कॉज करना चाहता था। देखो एक्टस रियस और मेंस रिया किसके लिए था? ग्रीवस हर्ट के लिए, ठीक है। एक्टस रियस और मेंस रिया किसके लिए था? ग्रीवस हर्ट के लिए। लेकिन एक्टस रियस एक्सीड हो गया डेथ के लिए, पर मेंस रिया तो डेथ का कभी था ही नहीं ना। उसने मारना वो तो सिर्फ पिटाई करना चाहता था, तो उसको सजा जो मिलेगी वो ग्रीवस हर्ट के लिए मिल सकती है, डेथ के लिए नहीं मिल सकती। ये बात पलानी गोदान के अंदर बोली गई थी। यही सेम क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि पी ने आर की पिटाई करी, सिंगल ब्लो दिया, सिंगल ब्लो, ठीक है। यहां तो ग्रीवस हर्ट को भी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विद अ पीस ऑफ फायरवुड, बट ठीक है फायरवुड था तो ठीक है हम इसको ग्रीवस हर्ट में रखेंगे। सो पी ने आर को बेसिकली ब्लो दिया, वो गिर पड़ा, तो पी और उसकी वाइफ ने मिलके उसको ऐसा सुसाइडल या बेसिकली अपने क्राइम को छुपाने के लिए ऐसा किया। तो ऐसे में माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनको ये लगा कि अनकॉन्शियस है, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, तो अपने एक्ट को छुपाने के लिए उन दोनों ने उस बंदे को जला दिया। तो इसलिए यहां पर हम जो सजा देंगे उसको वो ग्रीवस हर्ट की देंगे, मर्डर की नहीं देंगे। पर देन इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है। आई थिंक पटना हाईकोर्ट की भी एक जजमेंट है इसके ऊपर, जहां पर कोर्ट ने ये बोला था कि भाई इस सिचुएशन में क्योंकि आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो कल्पेबल होमिसाइड में सजा मिलनी चाहिए, ना कि मर्डर में। मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में देनी चाहिए, ग्रीवस हर्ट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस भी है। एक आदमी को आप है तो जिंदा, अनकॉन्शियस है, और आप ये मान रहे हो कि उसकी डेथ हो गई है और फिर आप उसको सुसाइड कर शेप देना चाह रहे हो, तो ये तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है। इस बात को पटना हाईकोर्ट की कोई जजमेंट है उसने भी बोला था, पर देन इसके ऊपर बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है। फिर भी लीडिंग केस हम पलानी गोदान को मान के चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप पलानी गोदान लगाओगे तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो उसको किस ऑफेंस में हम सजा देंगे? मेरे हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए ग्रीवस हर्ट के लिए इंस्टेड ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6B. P suspecting his wife of infidelity and seeing her leaves his house at night, takes a hatchet and follows her. He and her having connection with R. He finds her having connection with R. P kills his wife. So basically हुआ क्या, P को लग रहा था कि उसकी वाइफ W का कहीं पे किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसने क्या करा, इनफिडेलिटी मतलब उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है, शी इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द वेडलॉक। अब उसने क्या करा, एक दिन ये बोला कि मैं जा रहा हूं, और वो उसकी वाइफ अपने मतलब वो जो उसका बॉयफ्रेंड है आर, उसके घर चली गई। पी ने उसको फॉलो किया छुप करके, देखा कि हाँ उसका एक्चुअल में अफेयर है आर के साथ। उसके हाथ में उस टाइम पे एक हैचेट था, मतलब एक काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, एक हथियार था, उससे उसने ऑन द स्पॉट पी को मार दिया। सो बेसिकली हमें देखना है लायबिलिटी क्या है पी की, क्या हम उसको मर्डर के लिए लायबल करेंगे, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल करेंगे, क्योंकि मर्डर में यहां पे बेसिकली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो एक्सप्लेनेशन 1 है सेक्शन 101 की, वो अप्लाई होगी या नहीं होगी? मेरे हिसाब से वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 ग्रेव एंड सडन, देखो प्रोवोकेशन ग्रेव तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई बंदा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जब ये जानता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो इतना प्रोवोक तो होता ही है कि उस प्रोवोकेशन में किसी की डेथ कॉज कर सकता है, या तो उसके बॉयफ्रेंड की या तो अपनी वाइफ की। तो वो प्रोवोकेशन ग्रेव तो होती है, पर इस केस में क्या वो सडन है, क्योंकि उसको पहले से सस्पेक्ट कर रहा था, उसको फॉलो किया लंबे टाइम तक, रात में उसको फॉलो किया है, हथियार वो साथ में लेके गया था, तो इसका मतलब उसका माइंड कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर्ड था कि हाँ उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। ही वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं एक्चुअल में सही सोच रहा हूं या नहीं, तो इसलिए उसको फॉलो किया, और उससे पहले उसने डेथ नहीं कॉज करी थी। देयरफॉर
हम ये बोलेंगे कि प्रोवोकेशन ग्रेव तो है, पर ये सडन जो टर्म है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एंड हेंस एक्सप्लेनेशन 1 का उसको यहां पे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देयरफॉर हम उसको लायबल किसके लिए करेंगे? हम लायबल करेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, इसके लिए, इस ऑफेंस के अंदर हम उसको लायबल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर आप इसी को, सडननेस को ही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई प्रोवोकेशन सडन भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फिर से बीएनएस का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, अब देखो बीएनएस का 20 नंबर का हो चुका है, 25वें नंबर पे आ गया, मतलब एक क्वेश्चन तो वो था प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, पांच नंबर के अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है, और अगेन ये 5 नंबर का आ गया। एक्सप्लेन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ बीएनएस विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। तो बेसिक सीधा रॉबरी की रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन रॉबरी का। रॉबरी कब होता है? रॉबरी के लिए क्या जरूरी है? रॉबरी के लिए जरूरी है, एक सेकेंड, रॉबरी के लिए जरूरी है कि थेफ्ट होना चाहिए या फिर एक्सटॉर्शन होना चाहिए। हाँ, रॉबरी इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट होना चाहिए या एक्सटॉर्शन होना चाहिए, वो ही आगे जाके रॉबरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रॉबरी के लिए फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या है? There must be either theft or extortion as the underlying offense. An aggravating element must additionally be present, causing, attempting, threatening. जब कोई आदमी बेसिकली थेफ्ट या एक्सटॉर्शन इस तरीके का है जहां पे इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, या इंस्टेंट हार्म, या इंस्टेंट फियर ऑफ हार्म, या कंफाइनमेंट, इंस्टेंट कंफाइनमेंट, अगर इस तरीके के फियर है या एक्चुअल में अटेम्प्ट किया गया है, कॉज किया गया या अटेम्प्ट किया गया, थ्रेटन किया गया, डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट, 3 चीजें ना, डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेंट को एक्चुअल में कॉज किया है, अटेम्प्ट किया है या थ्रेटन किया है, तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक 309 के अंदर दे रखा है रॉबरी, एक बार देख लेना। 309 के अंदर मेरे हिसाब से बीएनएस के अंदर रॉबरी दिया हुआ है फॉर एक्सटॉर्शन। ठीक है, थेफ्ट और रॉबरी कब बनेगा, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा, देख लेना। बाकी बस मेन तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि अगर थेफ्ट या एक्सटॉर्शन किया गया है और उसके साथ में वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, कब? जब कॉजिंग, अटेम्प्टिंग या थ्रेटनिंग ऑफ डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट हो। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी के अंदर। ठीक है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। 7B, अगेन 5 नंबर का बीएनएस। एक्सप्लेन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी एंड मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो फॉर्जरी और मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 335 एंड फॉर्जरी 336। 335 में क्या, जब भी कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको मतलब है वो आपका डॉक्यूमेंट, मैं शेप दे रहा हूं कि वो मतलब आप शेप दे रहे हो कि वो मेरा डॉक्यूमेंट है, मतलब मैंने एक कुछ या ऐसे ले लेते हैं, मैंने कोई एक लेटर लिखा, उसमें आपका साइन कर दिया, ठीक है, जिससे कि मैं शेप दे दूं कि आप ही का ही लेटर है उसके, या आपके लेटर के अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ चीजें ब्लैंक थी उसके अंदर, मैंने उसके अंदर कुछ फिल आउट कर दिया बिना आपकी अथॉरिटी के, बिना आपकी परमिशन के, तो उसको बोलेंगे मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट को फॉल्स बनाया जाता है। फॉर्जरी में क्या होता है कि जो भी वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है उसको यूज किया जाता है विद द इंटेंशन, यहां पे इंटेंशन यहां पे आ जाती है, टू कॉज डैमेज और इंजुरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, और टू सपोर्ट एनी क्लेम टाइटल, or to cause any person to part with property, or to cause any person enter into an express or implied contract, or with intent to commit fraud, or that fraud may be committed. So basically क्या है, एक false document बनाया तो वो आ जाएगा मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट पे। अब उस फॉल्स डॉक्यूमेंट की क्यों बनाया, इंटेंशन क्या है? अगर इंटेंशन है कि कोई क्लेम सपोर्ट करना, सपोज एक सेल डीड है आपके नाम पे है, उसका मैंने, उसमें आपका नाम हटा के मैंने अपना लिख दिया, ठीक है, पर्पस क्या है कि आपके साथ फ्रॉड हो, आपके साथ मैं फ्रॉड कर सकूं, अपने क्लेम को, सपोज आप जब मेरे अगेंस्ट केस फाइल करोगे वो सेल डीड मैं दिखा दूंगा, तो ये बन जाता है फॉर्जरी। मैं सिंपल डॉक्यूमेंट में आपका नाम चेंज कर रहा हूं,
मैं कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता, कोई मिसयूज नहीं, मतलब मैं डॉक्यूमेंट फॉल्स यूज करना चाहता हूं, पर इनमें से ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसके साथ मिसयूज करूं, तो उसको बोलेंगे मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। पर जैसे ही मैंने उसको यूज किया फॉर एनी ऑफ सच पर्पसेस, वो बन जाएगा ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्जरी एंड मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 10 नंबर का, बीएनएसएस का, जो कि पहले सीआरपीसी हुआ करता था। क्रिटिकली एग्जामिन द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट पर्सन विद और विदाउट वारंट विद द हेल्प ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सेक्शन 35 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले सेक्शन 41 ए सीआरपीसी हुआ करता था, इन दोनों को मर्ज करके 35 बना दिया गया है। अब यहां पर आपको वो सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जहां बेसिकली कब कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है, 7 इयर्स के अंदर जो बाइफर्केशन करी हुई है कि अगर 7 साल से कम वाला ऑफेंस है तो उस केस के अंदर डबल चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं होता। एंड 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल है। तो वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी सारे। 35 क्लॉज 3 के अंदर वो जो नोटिस वाली बात है, जो पहले 41A हुआ करता था, कि नोटिस देके 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस में नॉर्मली नोटिस दिया जाता है कि मैं तेरे को अरेस्ट नहीं कर रहा हूं, तू अपीयर हो जा। अब वो पुलिस नोटिस देगी, वो अपीयर नहीं होता, फिर उसके बाद अरेस्ट होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। मेन तो 35 है इसके अंदर जो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर डी के बसु जजमेंट आप, अच्छा इसमें क्योंकि सेफगार्ड्स भी पूछ रहा है, तो ये सारे सेफगार्ड्स हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कि भाई जो भी अरेस्ट करने आएगा वो उसको ही विल बियर अ प्रॉपर नेम मार्क, अपना वो बैज पहन के आएगा। ठीक है, जब भी कोई अरेस्ट होगा तो अरेस्ट जब अरेस्ट होगा उसके अंदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। आर्टिकल 22 यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आर्टिकल 22 से सीधा ये कनेक्ट हो जाता है। डी के बसु जजमेंट इसके अंदर लैंडमार्क है। इसके अलावा जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अरनेश कुमार, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, ये सभी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनमें से सारी तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब सारी तो लिखना इतना टाइम ही नहीं है, बट जितनी भी याद है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। बीएनएसएस का अगला क्वेश्चन देखो, पावर ऑफ पुलिस एंड प्रोसीजर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विद द हेल्प ऑफ BNS provision. I think again very simple and direct question. 173, 174, 175, एक्चुअली 173 से लेकर के अब 183 तक जितने प्रोविजंस आप लिख सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। मेजरली 173, 174 एंड 175 तो आपको यहाँ पे लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, 173 में आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, 174 के अंदर आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, 174 में आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल और 173 में आ जाता है कॉग्निजेबल। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है 175 में दिया हुआ है कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, बट 174 ये कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट से, तभी वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। रेस्ट और जितने आप प्रोविजन जैसे 180, 181 आप लिख सकते हैं। 180 में जहां पे वो पहले 161 था जहां पे पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, 181 लिख सकते हैं जहां पे कि जो बार लग जाती है, एनी स्टेटमेंट विच इज मेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है, कि उसका कोई किसी भी पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब ये सब चीजें आप जितना याद है उतना लिख सकते हैं, बट अदरवाइज 173, 174, 175 से भी आपका काम इस क्वेश्चन के अंदर बहुत आराम से चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएनएसएस का अगेन एक और क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का हो चुका है, 30 नंबर का आ रहा है, तो बीएनएस भी 30 नंबर का था, 30 मार्क्स का था, ये भी आई थिंक 30 मार्क्स का ही रहेगा। एलिसिएट द फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ चार्जेस, चार्ज के ऊपर पूछे, चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर पूछ रहा है। आई थिंक अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। सेक्शन 234 के अंदर बेसिकली चार्ज का क्या कंटेंट है। अब जितने आपको प्रोविजंस याद है वो सब चीजें यहां पे लिख सकते हैं। 234, 235, 236, 237 तक, 234 से 237 तक। 238 में आ जाता है एरर या ओमिशन। अगर चार्ज के अंदर कुछ गलती है तो क्या वो एक सीरियस मिस्टेक मानी जाएगी? वो सिर्फ तभी मानी जाती है
जब उससे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो, ठीक है। तो ये अलग से एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। एंड अगर कोई भी चार्जेस के अंदर ऑल्टरेशन करनी है तो देन दैट इज आल्सो पॉसिबल अंडर सेक्शन 239। तो 238 टू 239 बेसिकली 238 आ जाता है एरर एंड ओमिशन, चार्ज में कुछ गलती करी है 238, चेंजेस करने हैं 239, अगर चेंज कर दिया है टू 240, 240 में क्या होता है, रीसमनिंग करनी पड़ सकती है। सपोज एक पहले कोई चार्ज लगा रखता, उसको हटा के दूसरा कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने चार्ज को ही चेंज कर दिया, तो फिर उस केस में क्या पता वापस से जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है उनको वापस सम्मन करके बुलाया जाए, तो वो होगा 240 के अंदर। तो जब आप 239 लिख रहे हैं तो 240 को भी यहां पे रेफर करना चाहिए, इनफैक्ट लिखा भी हुआ है यहां पे, ठीक है। तो ये आपके इसमें ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, इसके अंदर लीडिंग केस है वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बीएसए का आ गया 10 नंबर का। तो देखो आपके 2 क्रिमिनल लॉ हो चुके हैं अब तक, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप हो चुका है। टोटल 9 सब्जेक्ट होता है, मैंने बताए थे आपको। बाकी का आई थिंक आपको और कुछ मिलेंगे। अभी जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, टीआईपी पूछा हुआ है। आई थिंक टीआईपी वेरी सिंपल, सेक्शन 7 के अंदर जो आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन, वहां से हम टीआईपी को लेकर के आते हैं। टीआईपी क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे ही एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टी को उस आई विटनेस के आगे, जिसने भी उस ऑफेंस को होते हुए देखा था, उसके सामने उसको खड़ा कर दिया जाता है। वो 9-10 लोगों के साथ उस अरेस्टी को मिक्स किया जाता है, और वो जो आई विटनेस है उन 9-10 लोगों में से पहचानता है कि एक्चुअल में ऑफेंस किसने किया था। दैट इज कॉल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है। नॉर्मली दिस इज रिकॉर्डेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है। जिसने उसको आज आइडेंटिफाई करा है, उस विटनेस को ट्रायल के अंदर वापस बुलाया जाएगा। वो विटनेस ट्रायल के अंदर कोर्ट के सामने ओथ पे वापस से उस एक्यूज को आइडेंटिफाई करता है, एंड जो आइडेंटिफाई करा दैट बिकम्स द एविडेंस। और जो पहले टीआईपी स्टेटमेंट है वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट होती है। प्रीवियस स्टेटमेंट का क्या काम होता है, प्रीवियस स्टेटमेंट से जो एविडेंस है वो कोरॉबोरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, रिफ्रेशिंग मेमोरी के काम आ जाता है। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। मेन तो यहाँ पे सेक्शन 7 है। अब इसके अंदर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, एक होता है सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट ठीक है, ये सब चीजें भी यहाँ पे आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि टीआईपी के 10 नंबर का पूछा हुआ है, सब चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, लीडिंग केसेस, कांता प्रसाद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मलकान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। आई थिंक अभी एक नई जजमेंट भी है, एक अपर्णा फिरोदिया करके जजमेंट है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टीआईपी के अंदर। अपर्णा फिरोदिया अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। देन बीएसए का एक और क्वेश्चन 10 नंबर का हो चुका है, एक और 10 नंबर का आ गया। कॉन्स्पिरेटर एंड एक्म्प्लिस के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहा है। कॉन्स्पिरेटर कहां दे रखा है कि भाई कोई भी कॉन्स्पिरेटर अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उसके अगेंस्ट भी यूज होती है और बाकी के कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट भी यूज होती है। सेक्शन 8 की बात कर रहा है बीएसए की। एक्म्प्लिस कहां दे रखा है 138, जो कि पहले कहां था 133। एक्म्प्लिस एविडेंस पहले क्या था, सोल पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है कन्विक्शन के लिए, पर अब 138 के अंदर चेंजेस करे हैं जो एविडेंस एक्ट में था, और अब जो बीएसए में उसमें चेंजेस हैं। अभी वाले बीएसए के अंदर 138 के अंदर एक्म्प्लिस का क्या रूल है कि एक्म्प्लिस का जो भी एविडेंस है दैट रिक्वायर्स फर्दर कोरॉबरेशन, तभी आप कन्विक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहो सेक्शन 119 का आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर बी है, ए या बी है, एक बार देख लेना, उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर टाइम है तो, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम आपको मिल पाएगा। कॉन्स्पिरेटर और एक्म्प्लिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्म्प्लिस एविडेंस बेसिकली 138 तो एक्म्प्लिस के एविडेंस की बात कर रहा है। कॉन्स्पिरेटर, अब सपोज 3 कॉन्स्पिरेटर थे, जब वो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तो एक कॉन्स्पिरेटर ने स्टेटमेंट दी, किसी भी बंदे को बताया, अपने किसी और दोस्त को बताया कि मेरे साथ ना 2 लोग और हैं, हम देख फलाने आदमी को मार देंगे। ये रेलेवेंट हो गई सेक्शन 8 में। अब उन तीनों के अगेंस्ट केस चला। केस के दौरान जिसने वो स्टेटमेंट दी थी ना कॉन्स्पिरेटर, उसको केस से निकाल दिया कि चल तेरे को पार्डन दे देते हैं, पर तू बाकी दोनों कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट तू एविडेंस दे दे। उसने एविडेंस दे दिया, वो बन गया उसका एक्म्प्लिस एविडेंस, ठीक है। पहले वाली स्टेटमेंट रेलेवेंट हो गई सेक्शन 8 में। बाद में जब उसने ट्रायल में आके एविडेंस दे दिया, क्योंकि उसको पार्डन दे चुके हैं, तो क्योंकि
अगर कोई अगर को एक्यूज्ड है, को एक्यूज, एक एक्यूज दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस कभी नहीं दे सकता, पर एक एक्यूज्ड अगर उसका एक्यूज से हटा दिया जाए, वो सिर्फ एकम्प्लिस रह गया। एकम्प्लिस कौन होता है? पार्टिसिपेटर इन क्राइम। उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया था लेकिन हमने उसको एकम्प्लिस बनाया ही नहीं, या बनाया था मतलब उसको एक्यूज बनाया था पर उसको हमने छोड़ दिया, पार्डन दे दिया, तो वो बन जाता है सिंपल एक्म्प्लिस। उसका एविडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट्स अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, राइट। सो ये सब चीजें आप यहां पे लिख सकते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसके अंदर मिर्जा अकबर करके सेक्शन 8 के अंदर लैंडमार्क जजमेंट है, आपको लिखना चाहिए वो, ऑल्दो यहां पे मेंशन नहीं है। मिर्जा अकबर लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर सेक्शन 8 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब आ गया सीपीसी का क्वेश्चंस। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो कॉन्स्पिरेसी का हो गया, कॉन्स्पिरेसी अकम्प्लिस का हो गया, एक और क्वेश्चन था टीआईपी का, 20 नंबर का बीएससी से पूछा हुआ है। अब आ जाते हैं सीपीसी के अंदर। सीपीसी के अंदर मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आई थिंक अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जॉइंडर ऑफ पार्टीज ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3 में दे रखा प्लेंटिफ डिफेंडेंट। ऑर्डर 2 जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का दे रखा है, ऑर्डर 2 रूल 1 के अंदर हमें मिल जाता है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस। सो ये सब चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी चाहिए। इसके अलावा मिस जॉइंडर की बात कर रहा है, तो मिस जॉइंडर के केस में एक तो हाँ ऑर्डर 1 रूल 9 आ जाएगा। मिस जॉइंडर के अंदर क्या है? मिस जॉइंडर पार्टीज के लिए, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है कि अगर पार्टीज का मिस जॉइंडर कर दिया, मिस जॉइंडर मतलब रॉन्ग पार्टीज को ज्वाइन कर रखा है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहने दो, लेकिन नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, एक नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर है, तो फिर उसके बेसिस पे पूरा केस ही डिफीट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अगर नेसेसरी पार्टी कोई है, नेसेसरी वो होती है जिसको ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर कोई नेसेसरी पार्टी उसको ऐड नहीं किया तो पूरा केस ही डिफीट हो जाएगा, ठीक है। मिस जॉइंडर ऑफ, अच्छा ऑर्डर 2 रूल 6, जैसे ऑर्डर 2, आई एम सो सॉरी, ऑर्डर 2 रूल 3 था, जॉइंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो जॉइंडर ऑफ पार्टीज का है ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3। ऑर्डर 1 रूल 1 में प्लेंटिफ का जॉइंडर, ऑर्डर 1 रूल 3 के अंदर डिफेंडेंट्स का जॉइंडर। कॉज ऑफ एक्शन का जॉइंडर कहां रखा है? ऑर्डर 2, हाँ ऑर्डर 2 रूल 3, ठीक है ना। प्लेंटिफ में यूनाइट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, ऑर्डर 2 रूल 3 में दिया हुआ है, ना कि ऑर्डर 2 रूल 1। और ऑर्डर 2 रूल 3 क्या कहता है कि प्लेंटिफ की, ये प्लेंटिफ की चॉइस है। सपोज मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट हो, मेरे पास आपके अगेंस्ट 3 कॉज ऑफ एक्शंस है, मैं तीनों को ज्वाइन करके सिंगल केस उसके अंदर ट्रायल में लेके जा सकता हूं, ठीक है। बट कोर्ट चाहे तो उन, जब मैंने ज्वाइंडर करे कॉज ऑफ एक्शंस, उनको हटा सकता है। ये पावर कहां है? ऑर्डर 2 रूल 6 के अंदर। जैसे मिस ज्वाइंडर के लिए और मिस ज्वाइंडर पार्टीज के लिए कहां पे दे रखी है कोर्ट के पास पावर? ऑर्डर 1 रूल 9 में। मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के लिए कोर्ट के पास कहां पे पावर है? ऑर्डर 2 रूल 6 के अंदर। बस ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो यहां पे सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है। आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन 5 नंबर का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न ऑफ प्लेंट, कहां दे रखा है? रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 10 एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11। 710 और 711 दोनों को पूछ रहा है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई थिंक ये सबको पता ही होगा। रिटर्न ऑफ प्लेंट के क्या ग्राउंड्स होते हैं? जब ज्यूरिसडिक्शन का लैक हो, टेरिटोरियल पेक्यूनरी है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो फिर रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मल्टीपल ग्राउंड्स है, क्या क्या भाई? अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करा, या फिर सूट को अंडर वैल्यू कर दिया, या फिर वैल्यू तो सही किया था लेकिन उसकी कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी है, तो बेसिकली बी और सी में आ जाता है जब आप कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं पे कर रहे हो। डी के अंदर आ जाएगा सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट प्लेंट इट्स बार्ड बाय एनी लॉ। अगर लग रहा है कि ये सूट जो आप फाइल कर रहे हैं किसी लॉ में बार्ड है, तो बार्ड बाय लॉ में आ जाएगा। अगर प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुई है तो भी कोर्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकता है। फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9, ऑर्डर 7 रूल 9 की अगर वॉयलेशन करिए, क्या था ऑर्डर 7 रूल 9 में कि जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी कॉपीज ऑफ प्लेंट देनी पड़ेंगी और उसकी कोर्ट फीस भी, उसकी सम्मन करने का प्रोसेस फीस जिसे बोलते हैं वो पे करनी पड़ेगी। वो नहीं फाइल किया तो भी कोर्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकता है। ये सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं रिजेक्शन के।
अच्छा, अमेंडमेंट भी पूछा हुआ है, तो ऑर्डर 6 रूल 17, किसी भी प्लीडिंग को प्लेन, डब्ल्यूएस, रेप्लीकेशन, रीजॉइंडर, एडिशनल डब्ल्यूएस, इनके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस कराना चाहती है कोई भी पार्टी, तो अमेंडमेंट कराना चाहती है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 में परमिशन लेके करा सकती है। ट्रायल से पहले पॉसिबल होता है, ट्रायल के बाद एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया, इशू फ्रेम हो चुके हैं, वहां पे अमेंडमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वहां पे ऑर्डर 6 रूल 17 का प्रोवाइजो अप्लाई हो जाता है। बस इतना लिखना है आपको, उससे काम हो जाएगा आपका। लिखा भी हुआ है, वो कब रिफ्यूज कर सकते हैं, अगर आप नेचर ऑफ केस को ही चेंज कर रहे हो, इशू फ्रेमिंग के बाद अमेंडमेंट कराना चाहते हो, अमेंडमेंट के बेसिस पे आप कॉज ऑफ एक्शन को ही चेंज कर रहे हो, है ना, तो इन सब चीजों के लिए, या आप अपने केस को अंडर वैल्यू करने की, आप जो रिलीफ है उसी को अंडर वैल्यू कर रहे हो, तो ये सब चीजों के लिए कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ठीक से रिटर्न रिजेक्शन में डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करना है, यहां बस हो गया, अमेंडमेंट एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीपीसी का 10 नंबर का, डिस्टिंग्विश बिटवीन समरी प्रोसीजर एंड ऑर्डिनरी प्रोसीजर अंडर सीपीसी। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑर्डर 37, समरी प्रोसीजर एंड रेगुलर प्रोसीजर, जहां पे आपको फॉलो करना है ऑर्डर 18। ठीक है, सो इनमें बेसिक डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। समरी प्रोसीजर में लीव ऑफ कोर्ट लेनी पड़ती है डिफेंस के लिए, डिफेंस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, डिफेंडेंट डिफेंस नहीं ले सकता जब तक कि कोर्ट की परमिशन नहीं मिल जाती। ऑर्डिनरी सूट्स के अंदर हमेशा परमिशन मिलती है। समरी सूट में स्पेशल समन्स जाते हैं, ऑर्डिनरी सूट्स में रेगुलर समन्स जाते हैं। समन्स मतलब जब डिफेंडेंट को समन करके बुलाया जाता है। इसके अलावा समरी सूट सिर्फ अगर कोई फिक्स अमाउंट है, मनी केसेस के अंदर ही फाइल कर सकते हो, वो भी जब कोई फिक्स अमाउंट्स है, जब वो बेसिकली ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन है, जबकि ऑर्डिनरी सूट्स आप किसी भी केस में फाइल कर सकते हो। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऑर्डर 37 के आपको सभी प्रोविजंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थिंक हाँ, अब आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15। मोस्ट लाइकली एक हिंदू लॉ का होगा, एक मुस्लिम लॉ का। एक्सप्लेन द स्कीम एंड रूल ऑफ सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू हु डाइज इंटरस्टेट। सो मेल हिंदू जिसकी इंटरस्टेट मतलब बिना विल बनाए उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, अब उसकी दो तरीके की प्रॉपर्टी होंगी, एक होगी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, एक होगी सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का सीधा सक्सेशन होगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पहले नोशनल पार्टीशन होगा, नोशनल पार्टीशन के बाद जाके उसका सक्सेशन होगा। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। सेक्शन 8, 9, 10, आई थिंक 8, 9, 10 ही है। सेक्शन 8, 9, 10 ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 11, 12, 13 के अंदर आ जाएंगे एग्नेट कॉग्नेट। सेक्शन 6 में आ जाता है नोशनल पार्टीशन, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, पहले क्लास 1 ईयर्स को जाती है, फिर क्लास 2 ईयर्स को जाती है प्रॉपर्टी। क्लास 2 में कोई नहीं है तो एग्नेट्स कॉग्नेट्स को जाती है, वो भी नहीं है तो फिर एक्सशीट का प्रोसेस लगता है, जहां पे गवर्नमेंट को चली जाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे सेक्शंस आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ठीक है, फिर आ जाता है 14। अच्छा, एक लग है जनरल रूल्स ऑफ फीमेल हिंदू। फीमेल हिंदू का पूछ रहा है। फीमेल हिंदू अब उसके अंदर अगर वही, क्योंकि अब डॉटर्स के पास भी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो डॉटर्स की जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, अगेन उसका पहले नोशनल पार्टीशन होगा, क्योंकि सेक्शन 6 के अंदर 2005 की अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स आर ऑल्सो द कोपार्सनर्स। तो जैसी ही डेथ होगी तो नोशनल पार्टीशन होगा, सेम वही प्रोसेस, सेक्शन 6 लगेगा। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी बन गई वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सेपरेट प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा। अब सक्सेशन के यहां पे फीमेल के केस में थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं। फीमेल के लिए रूल क्या है कि अगर सक्सेशन से जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हस्बैंड के पास भी जा सकती है, उनके बच्चों के पास भी जा सकती है। पर अगर सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको फादर से मिली थी, या फादर की साइड से मिली थी, या हस्बैंड की साइड से मिली थी, तो वो वापस डिवॉल्व होती है अपनी फादर की फैमिली में या हस्बैंड की फैमिली में। बस इसका ध्यान रखना है। कब, जब चिल्ड्रन नहीं है, इफ देयर इज नो चाइल्ड, तो फिर वो रूल्स लगते हैं। यहां पे आप सेक्शन 15 को कनेक्ट कर लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सेक्शन 15 के अंदर आपको ये रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली आई थिंक 15(2)A और 15(2)B आई है। ठीक है, फादर की साइड से प्रॉपर्टी आ रही है
पेरेंट्स की साइड से प्रॉपर्टी है तो वहां पे वापस जाएगी, हस्बैंड वाली साइड से प्रॉपर्टी आ रही है तो हस्बैंड वाली साइड पे वापस जाएगी। कब? अगर उस लेडी का, उस फीमेल जो प्रोपोजिटस है उसका अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज ये सीक्वेंस लगती है, सन डॉटर्स को जाती है, सन डॉटर नहीं है तो हस्बैंड को जाएगी, हस्बैंड नहीं है तो मदर फादर को जाएगी, मदर फादर नहीं है तो हेयर्स ऑफ फादर, और अगर फादर का कोई हेयर नहीं है तो मदर्स के हेयर को। ये रूल लगता है उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। और पर अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड, क्योंकि यहां पे फीमेल्स के लिए अलग रूल बन जाता है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर साइड, तो उस केस में सीधा फादर की तरफ चली जाएगी। अगर सन डॉटर नहीं है, अगर सन डॉटर नहीं है तो हस्बैंड को नहीं जाएगी, वो सीधा हेयर्स ऑफ फादर को जाएगी। और अगर अगर हस्बैंड की साइड से प्रॉपर्टी आई थी तो फिर अगेन सन डॉटर नहीं है तो हस्बैंड की साइड से आई तो हस्बैंड तो होगा ही नहीं, तो मदर फादर को नहीं जाएगी, या हेयर्स ऑफ फादर या हेयर्स ऑफ मदर को नहीं जाएगी, वो सीधा चली जाएगी हेयर्स ऑफ हस्बैंड के हेयर्स के पास जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रूल्स यहां पे देखने, सेक्शन 15 यहां पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट्स इट अबाउट दिस पेपर। आई थिंक आपने देखा होगा सभी जो क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा इन क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस की जाए। ये फाइल आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जुडिशरी प्रो, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, मैं अभी जस्ट शेयर कर रहा हूं। इसको देखो, सॉल्व करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, फीडबैक लेना है कि सर ये क्या सही लिखे हैं, पर अगर 15 के 15 क्वेश्चंस अगर आप मेरे को भेजेंगे, मैं 100% आपको मैं फीडबैक दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आंसर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे सेंटर का नंबर मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट करके आप मुझसे यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली, और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगा जो 15 के 15 क्वेश्चंस लिख करके स्कैन करके मेरे को भेजेंगे। मैं आपको 100%, मैं खुद पर्सनली उन क्वेश्चंस को चेक करूंगा और प्रॉपर आपको फीडबैक दूंगा। थैंक यू सो मच। दोज ऑफ यू हु हैव टेकन दिस मेंस एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक टू देम। हम लोग बहुत जल्दी मॉक इंटरव्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर 14 अगस्त को तो वैसे भी सेमिनार हमारा होने वाला है मॉक इंटरव्यू के ऊपर, हरियाणा एडीए स्पेसिफिक रहेगा। आप अगर आपने मेंस दिया हुआ है हरियाणा एडीए का तो ये सेशन जरूर अटेंड करना। 14 अगस्त को शाम 7 बजे सेशन होने वाला है। इसकी डिटेल्स भी आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।